आज के शो में ईरान जंग, इस्लामाबाद में जंगबंदी मुज़ाकरात, अहम पेशरफ, 2 हफ्तों की जंगबंदी, देर पा अमन की राह में हायल रुकावटें बेनकाब। पाकिस्तान की नई आलमी पहचान, अमन का सफीर, एक नया वकार, एक नया कदकाठ और एक नई पहचान, आलमी मंजरनामा, पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार। पाकिस्तान दुनिया की नई सफबंदी का मरकज़ो महवर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। आज बड़ा अहम दिन है। ये अहम इस वक्त 7 घंटे कुछ अहम पाकिस्तान मरकज़ है, महवर है आलमी सिफारतकारी का, अमन अमान क़याम का, आलमी सतह के ऊपर अमन के तसलसल का और अमन मुआहदे के हवाले से जो इस वक्त पेशरफ्त है। पाकिस्तान मरकज़ है, मरकज़ निगाह है इस वक्त तमाम सिफारतकारी का। ये चंद घंटे, ये चंद दिन, ये अहम तरीन मामलात इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो इस वक्त आलमी बरादरी है उसकी नज़रें हैं कि आखिरकार क्या ये टर्न ऑफ इवेंट्स ये ले सकते हैं, किस तरह ये मुज़ाकरात की पेशरफ्त हो सकती है, क्या ये मुआहदा अमली तौर पर अमन मुआहदा एक मुस्तकबिल देरपा अमन के लिए इस पर जो तमाम हाई रुकावटें उनको दूर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, स्पॉयलर्स कौन से हैं और क्या ये मामलात इस्लामाबाद में जल्द तय होंगे या नहीं होंगे, ये सारे अहम मामलात हैं। हमने देखा कि आज वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये भी ऐलान हुआ वीज़ा ऑन अराइवल का, जिसके बाद जो डेलीगेट्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, जो पाकिस्तान आकर इसको कवर करना चाहते हैं, उनको ये फैसिलिटी दी गई। तो ये अगर देखा जाए तो सेंटर स्टेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, और जो पूरी दुनिया है, अगर आप जितने इस वक्त पाकिस्तान से हटकर पूरी दुनिया के अगर ग्लोबल आप चैनल्स उठा के देखें, हेड ऑफ स्टेट्स की स्टेटमेंट देखें, तो उसमें शुक्रिया किया जा रहा है पाकिस्तान का इस अमन माहिदे के हवाले से, पाकिस्तान के वजीर आजम का, फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के वजीर खारजा, यानी सबका शुक्रिया अदा करके बाकायदा कहा जा रहा है कि आपकी वजह से और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से दुनिया एक आलमी जंग से बच गई। तो ये देखें तो कितना तारीखी दिन है। अगर देखा जाए तो वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहती थी, वो तमाम कुव्वतें जो हमें तने तनहा करके फैटफ और दीगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से फंसाकर दहशतगर्द मुल्क साबित करना चाहती थी, आज उनके लिए कितना शर्म से डूब के मरने का मुकाम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने आज एक नया वकार, एक नई साख, एक नए पहचान के साथ पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान एक नई पहचान के साथ पूरी दुनिया के आलमी मंजरनामे पे, और ये पहचान क्या है? ये पहचान अमन के हवाले से है, ये पहचान अमन के सफीर, अमन के अलमबरदार के तौर पर है। तो बड़ा अहम दिन है, ये बड़ी अहम चंद घंटे हैं। इनमें क्या होता है और किस तरह से पेशरफ्त होती है और क्या किस तरह ये मामलात आगे बढ़ते हैं, इस पर सबकी नजरें। अब से कुछ देर कबल जब हमने देखा कि अमरीकी नायब सदर ने रवानगी इख्तियार की पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी इन मुज़ाकरात के बारे में, इस पेशरफ्त के बारे में, और क्या तवक्कात हैं उनकी इस बारे में, उनके पॉलिसी बयान क्या आया। लेट्स हियर दिस, जेडी वैंस क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. तो पाकिस्तान में भरपूर तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, भरपूर प्रोटोकॉल के हवाले से, भरपूर तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को या फिर जो मुज़ाकरात हैं इसको होस्ट करने के लिए, और उसके बाद जो भी इसका नतीजा आता है वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए। जो जेडी वैंस ने स्टेटमेंट दी, इसके ऊपर इंडिया में जो अपोजिशन हो रही है बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एक ट्वीट आपको सामने रखते हैं। ये आप देखें, अंदाजा लगाएं कि भारत के अंदर लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म कहां तक पहुंच चुका है और क्या नरेंद्र मोदी के बारे में वहां के इंडियंस लिख रहे हैं। अब ये कांग्रेस के एंथुसियास्ट हैं, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है आप जरा देखें। वो कहते हैं, जेडी वैंस की इस पोस्ट को शेयर करते हुए वो कहते हैं, इट्स ह्यूमिलेटिंग while JD Vance flies to Pakistan for high stakes Iran peace talks, our Vishwaguru Modi is busy with photo ops and साइलेंस। अच्छा, ये जो बड़ा अहम लफ्ज़ है साइलेंस, क्योंकि कल हमने पैनल में हमारे गेस्ट ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस, जो एक फालिज की सूरत है इस वक्त भारत के अंदर। तो वही एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि कंप्लीट साइलेंस है इस वक्त बीजेपी की हुकूमत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। पाकिस्तान होस्ट ग्लोबल पावर एंड मीडिएट्स, बट इंडिया अंडर मोदी इज साइड लाइंड, आइसोलेटेड एंड इररेलेवेंट। ये एक इंडियन लिख रहा है इंडिया के बारे में कि क्या हो रहा है। और वेयर इज आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी,
टोटल फॉरेन पॉलिसी फेलियर। अब ये आप देखें कि आलमी सतह के ऊपर जो इस पर चर्चा है और किस तरह से जो है भारत का मुंह काला हुआ है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बीजेपी की पॉलिसीज़ का तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह ये लोग इस वक्त इनकी पॉलिसीज़ की वजह से उल्टा इंडिया आइसोलेट हो गया पूरे ग्लोबल फ्रेमवर्क के अंदर। आज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई और उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। इस स्टेटमेंट के शुरू में ही उन्होंने कहा, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए, इजहार तशक्कुर करते हुए, इस अमन मुआहदे और लेबनान और दीगर मामलात के ऊपर उन्होंने क्या कहा आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस के कैनेडियन पीएम ने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। A good day. I think we should recognize the positive developments in the last few hours. I'd like to thank the Prime Minister of Pakistan, the President of the United States, the leaders of Iran for establishing this 2-week ceasefire. Canada joins our allies from France, the United Kingdom, as I said in a statement a few hours ago, in supporting these efforts, and that will include efforts to support the reopening of the Straits of Hormuz. Which is important for reestablishing stability and lowering prices in commodities. Of course, price at the pump, even here in Canada, price of fertilizer for our farmers, price of aluminum for our manufacturers and others. So we will be working as part of a group of allies to support that. More needs to be done. There's lots of tricky issues, as we know, and when we say peace, we mean peace in the region, including Lebanon. और नाज़रीन यही नहीं, आप अगर स्टेटमेंट देखें, कनाडा नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा जो अभी आपने सुना, उसके बाद डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्पेन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और जापान, इन्होंने एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी की। इस स्टेटमेंट के अंदर भी जो पहली लाइन है वो कहते हैं कि वी थैंक पाकिस्तान एंड ऑल पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड फॉर फैसिलिटेटिंग दिस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। तो जो टेम्परेरी सीज फायर हुआ उसका शुक्रिया अदा करते हैं ये तमाम ममालिक मिलकर, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट पहले लफ्ज़ ये कहते हैं। और उसमें मजीद कहते हैं कि वी कॉल अपॉन ऑल साइड्स टू इंप्लीमेंट द सीज फायर इंक्लूडिंग इन लेबनान, आवर गवर्नमेंट्स विल कंट्रीब्यूट टू इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द स्टेट ऑफ होर्मुज़। तो ये अगर देखा जाए तो सिर्फ बरतानिया नहीं, सिर्फ कनाडा नहीं, डेनमार्क, जापान, तमाम अहम ममालिक की तरफ से, तमाम हेड ऑफ स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि एक नई वक़ार, एक नई पहचान, एक नए मुनज़्ज़म और ख़ास तौर पे एक इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी के साथ पाकिस्तान में हमने देखा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी अपने बहुत अच्छे पीक पर और अच्छे मामलात नज़र आते हैं और उसके रिजल्ट्स फॉरेन पॉलिसी पर, डिप्लोमेटिकली, दिफाई पोजीशन पर और माशी मुहाज पर भी आना शुरू हो चुके हैं। आपको एक और स्टेटमेंट दिखाते हैं। यूएन के अंदर पाकिस्तान ने ये जो सीज फायर है और ख़ास पे लेबनान के हवाले से जो सीज फायर है उस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ अपनाया, वो क्या कहा जरा सुनाते हैं। For Israel's immediate, full and unconditional withdrawal from all occupied Lebanese territories. Sustainable calm requires the full implementation of Security Council Resolution 1701 and unwavering respect for Lebanon's sovereignty and territorial integrity along the Blue Line. Mr. President, we echo the Secretary General's deep concern regarding the regional military escalation since 28th February, which has gravely undermined the November 2024 cessation of hostilities agreement. The situation in Lebanon cannot be viewed in isolation from this broader escalation across the Middle East. Heightened confrontation and unjustified attacks on several brotherly countries, which Pakistan has condemned, have gravely aggravated regional security and stability. At this critical juncture, dialogue and diplomacy must prevail over confrontation. De-escalation, restraint, and renewed diplomatic engagement are urgently required to prevent further deterioration of the regional security environment. Only through sustained political dialogue and respect for international law can the region move towards stability and peace. To conclude, Mr. President, Pakistan stands firmly with the government and people of Lebanon. The international community must take urgent action to prevent further escalation, alleviate human suffering, and support Lebanon's efforts to restore peace and stability across its territory. I thank you very much. I thank the representative of Pakistan for his statement. I now give the floor to the representative of Colombia. Mr. President, I thank the United States in their capacity as President of the Security Council.
और यही बात तकरीबन दोहराई गई नाज़रीन जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया अक़वाम मुत्तहिदा में, वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर की तरफ से भी बात आई। जब कल ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने और उससे पहले ईरान ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो वाज़ेह अल्फाज में 3 नुकात पर मुश्तमिल था। उससे पहला नुकता यह था कि लेबनान एंड इंटायर रेजिस्टेंस एक्सेस एज ईरान्स अलाइज फॉर्म एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सीज फायर, और ये सीज फायर के पॉइंट 1 से लेकर 10 तक उन्होंने जो 10 पॉइंट प्रपोजल था उसके पॉइंट 1 की तरफ इशारा किया। दूसरी बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली एंड क्लियरली स्ट्रेस द लेबनन इशू, देयर इज नो रूम फॉर डिनाइल एंड ब्लैकमेलिंग ऑन बैक ट्रैकिंग ऑन दिस के अगर इस पर बैक ट्रैक करता है अमेरिका या इसराइल तो वो गलत होगा। और सीज फायर वायलेशंस कैरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज एक्सटिंग्विश द फायर इमीडिएटली। तो ये ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया। और तकरीबन यही बात जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट शेयर करते हुए उस खास तौर पे लाइन को हाईलाइट किया जिस लाइन में जिक्र था अलॉन्ग विद देयर अलाइज इंक्लूडिंग लेबनान का जिक्र था, और उन्होंने उस पर लिखा कि द ईरान यूएस सीज फायर terms are clear and explicit. The US must choose ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both. The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the US court and the world is watching whether it will act on its commitment. तो ये मौक़िफ़ जो था पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे भी यही बात जो इस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट में की थी जिसको ईरान ने दोहराया था, और यही मौक़िफ़ जो है आलमी सतह के ऊपर हाईएस्ट फोरम के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया कि लेबनान के अंदर भी ये सीज़ फायर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली पाकिस्तान अगर देखा जाए तो अक्रॉस ऑल द फोरम्स एक पॉलिसी के साथ, एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है, अमन मुआहदे के हवाले से सिर्फ इस नियत के साथ कि आलमी सतह के ऊपर, और आप इसमें ये अंदाज़ा लगाएं क्योंकि जो अहम बात है कि ये जो माशी मफादात हैं इस पूरे खित्ते के इससे वाबस्ता है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे खित्ते के इस पर जो है वापस अमेरिका आता है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद तवज्जो का मरकज़। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मामलात, अहम तरीन मुज़ाकरात, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। फारूक साहब खुशामदीद। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान एक नई साख, एक नई पहचान, एक नया अमन का सफ़ीर, अलमबरदार, तमाम दुश्मन क़ुव्वतों भारत समेत सबके जो आइसोलेशन के ख्वाब थे सब चिकनाचूर। कैसे आप रीड कर रहे हैं फारूक साहब इन तमाम डेवलपमेंट्स को? एक तरह से माशाल्लाह आपने सब कुछ समराइज कर ही दिया, लेकिन टू ऐड टू व्हाट यू सेड, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है, क्रेडिबिलिटी, उसमें बहुत इजाफा हुआ है। और अगर पिछले साल मार्के हक था तो मैं समझता हूँ ये मार्के अमन है, जो कि हम अमन की जंग लड़ रहे हैं और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर हम बिल्कुल ग्लोबल पीस, मिडिल ईस्ट में पीस के लिए एक बड़ा सिंसियर और ऑनेस्ट एफर्ट है हमारा। अमेरिका को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हम फेस सेविंग एग्जिट दे रहे हैं। 5 साल पहले दोहा अकॉर्ड में हमने बड़ी मदद की थी, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पोलिटिकल गवर्नमेंट हाउस को, उनको अफगानिस्तान से निकलने में बड़ी मदद की, और हमारे भी इंटरेस्ट में था कि ये लोग चले जाए यहाँ से। अभी भी हमारा भी की तबाही नहीं होनी चाहिए। ईरान अपना अमेरिका ने ट्रंप ने, अब जाहिर बात है वो फेस सेविंग मार्केट पाकिस्तान के पास आए हैं, तो हमें बिल्कुल अगर वो खुद ही सुपर पावर कह रही कि हमें जंग भी करनी है और ईरान भी रेडी है, तो बिल्कुल वाई नॉट। तो ये अच्छा है, वेरी गुड पीस। इस पे स्पॉयलर्स जो हैं इस वक्त फारूक हमीद साहब अनफॉर्चुनेटली एक्टिव हैं, और हमने देखा
जो कल भी लेबनान पे हमला वाज वन ऑफ द अटेम्प्ट टू डीस्टेबलाइज या फिर इस सेटलमेंट को ख़त्म किया जा सके। फिर पाकिस्तान ने जो लेबनान वाले मामले में जो सीज फायर ये फिर अनाउंस हुआ बाकायदा इजराइल की तरफ से भी कि अभी लेबनान पे हमला नहीं, तो इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या? वी ऑल नो दिस कि ईरान जंगबंदी में तो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, लेकिन फिर जो लेबनान के साथ हो रहा था उसको रोकने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। ये भी एक बड़ा अहम मामला हुआ ना। देखिए जी, बात यह है कि ये अमेरिका की क्या उन्होंने क्यों नहीं अपना इसराइल के ऊपर को कंट्रोल किया? जब अमेरिका खुद एक जंगबंदी के लिए जा रहा है और इतनी अहम मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में जी, तो उनका जो बगल बच्चा है इसराइल उसको क्यों इजाजत? चलो ये तो नहीं कहता हूँ कि अमेरिका ने कहा कि जो हमला करो, लेकिन क्यों कि इसराइल ने जो है इस पॉज का नाजायज फायदा उठाया और लेबनान पे जाके हमले शुरू कर दिए। और जाहिर बात है अच्छा लेकिन फारूक साहब ये बताएं कि अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, अगर फारूक साहब अगर थोड़ा सा बाहर जहाँ से सिग्नल्स आपको सही मिल सके, ये बताएं कि ये जो जंगबंदी हुई इसमें किरदार क्या हुआ? इस बात को अगर दोबारा दोहरा सके, पाकिस्तान ने किस तरह किरदार अदा किया ये दोबारा, यानी लेबनान पे जो शरारत थी इसराइल की या जो उनके नापाक अज़ाइम थे वो भी रुका मामला? फिर भाई पाकिस्तान ने अमेरिकन लीडरशिप को एंगेज किया, जैसा से ट्रंप हो गया, उनका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उनके बाकी जो लोग हैं, उसके बाद कि उनको बड़ा क्लियरली कहा गया कि जनाब ये ओरिजिनल जो ट्वीट आपकी ट्रंप साहब की उसमें और जो है वो तो ये है कि इसमें ये सीज फायर में लेबनान शामिल है। तो ये क्या हो गया? इसराइल ने ये क्यों किया है? क्या ये टॉक्स को सबरदाश करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब ये कि वो आपके जो अपने एफर्ट्स हैं फॉर पीस अमेरिका के उनको सबरदाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कौन कंट्रोल करेगा इसराइल को? हमारे तो इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं है, सही ना ईरान से कोई ताल्लुकात है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि फिर वो बेटर सेंस प्रिवेल। लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ ये एक बहुत ही सस्पिशियस मामला होगा। अल्लाह करे आज रात और कल इसराइल का कोई पता नहीं है, वो ये जो सेहूनी ज़ायनिस्ट ज्यूज और ये लोग जो है इनका एजेंडा कुछ और है। वो तो अलग बात है कि ईरान ने इनको खूब फर्जी लगाई है और ग्रेटर इसराइल का जो इनका मंसूबा है वो खाक में मिल गया मेरी नजर में। लेकिन फिर भी वो इतने एंटी मुस्लिम है, उन्होंने तो कानून पास कर दिया कि जनाब फलस्तीन है जो हमारी कब्जे में हमारी कैप्टिविटी में है उनको फांसी दी जाएगी। अमेरिका ने कुछ किया उसके बारे में? यूनाइटेड नेशन को तो भूलिए आप जाए, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा आपको लगता है अभी भी कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डीरेल करने के लिए इस पीस प्रोसेस को हो सकती है? बड़े अहमियत के हामिल ये दिन है, इसका मतलब एक आध दिन कुछ भी स्पॉइलर हो सकता है। देखिए चलिए अगर कल के एग्रीमेंट हो भी जाता है तो उसके बाद जो ये तो 15-20 दिन के अंदर आपके साथ में इसराइल चुप करके बैठा रहेगा? तो बड़े शैतानी लोग हैं, वो तो आपके ख्याल में वो तो नहीं छोड़ेंगे। मैं तो समझता हूँ कि वो तो ईरान पे हमले शुरू कर देंगे, उनका एजेंडा ही और है। वो फिर ईरान के पे हमले करेंगे, लेबनान पे करेंगे, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर डीरेल हो जाएगा। तो इसलिए वी हैव टू बी अभी अगर एट दिस मोमेंट फारूक साहब हम जो बात कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि जेडी वैंस हैज लेफ्ट, वो फॉर पाकिस्तान फॉर इस्लामाबाद वो आते हैं, वो आ रहे हैं ईरानी वफ्द के बाद। अच्छा जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त ईरान की साइड से रिगार्डिंग यूएस एंड इजराइल, वो अभी तक आपको लगता है कायम है या इट इज नाउ उसको एश्योरेंस है कि नहीं अब हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक एटलीस्ट, और उसको ये एश्योरेंस है कि जंगबंदी पे अमेरिका सीरियस है, या अभी भी आपको लगता है कि देयर इज सम डाउट? बिल्कुल देयर इज अ डाउट, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कुछ पिछले 40 दिन में ईरान के साथ हुआ है या पिछले साल हुआ है, आपके साथ ईरान ये सब कुछ भूल जाएगा? मैं तो समझता हूँ कि ये ईरान जो है वो बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान को मालूम है कि इनके एजेंडे क्या है, चाहे इवन अमेरिका हो या वो अपना इसराइल। लेकिन ईरान ने भारत, अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स गिव पीस अ चांस, कि अगर चलो कोई जेन्युइन बात हो जाती है और हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान को का कंट्रोल जो है वो लीगलाइज हो जाता है और ईरान पे सैंक्शन खत्म हो जाते हैं, न्यूक्लियर पे दे आर प्रिपेयर्ड टू टॉक मिडिल ऑफ द लाइन, ठीक है, तो फिर ईरान को मतलब कंपनसेट भी किया जाता है जो भी तरीका होता है, चाहे हॉर्मुज़ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो टोल टैक्स लेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान भी
एक अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उन्होंने जो कारी जद लगाई है अमेरिका के ऊपर एज फार एज बेसिस इन मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, वो बड़ा उसके बड़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है भाई। अमेरिका का जो इमेज था कि जी वो चौधरी है इसराइल के साथ मिडिल ईस्ट का, उसके बेसिस है वो 6 ममालिक में, अब वो 6 ममालिक जो है वो तो हाथ में जूते लेके पकड़ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा सर मिडिल ईस्ट से हटके हम अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ आए, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आए, कनाडा ने वेलकम किया पाकिस्तान के इनिशिएटिव को, इंक्लूडिंग लेबनान, उन्होंने कहा कि पीस इनिशिएटिव जो है वहाँ तक एक्सटेंड होता है और सीज फायर पे अमल दरामद होना चाहिए। फिर ब्रिटेन, जापान, आपके यूनाइटेड किंगडम और साथ में जितने नेदरलैंड्स, डेनमार्क, जो इंक्लूडिंग ये कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं तकरीबन सब ने अक्रॉस द बोर्ड एक तरह से अमेरिका का जो लेबनान पे जो कल हुआ था इसको भी उन्होंने गलत कहा और पाकिस्तान को शुक्रिया भी अदा किया। फिर उसके साथ नेटो के हवाले से भी जो उसका मुस्तकबिल है, तो आपको क्या लगता है यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका का वहाँ किरदार, वो उसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है फारूक साहब? देखें जी, पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका और नेटो के दरमियान इतने वादे डिफरेंसेस सामने आ गए हैं कि नेटो ने जंग में शमूलियत नहीं की है, बरतानिया ने उस लिहाज से जंग में शामिल नहीं हुआ और फ्रांस नहीं हुआ है। तो क्या क्या बातें नहीं की है ट्रंप ने नेटो के खिलाफ, ठीक है हम तुम्हें देख लेंगे, तुमने हमें सपोर्ट नहीं किया। फ्रांस को उसने क्या पर्सनल किस्म की बातें की कि तुम्हारे वाइफ ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा, ठीक है ना जी। तो फ्रांस ने अपना सारा जो खबरें हैं, जितना उनका पता नहीं $1 ट्रिलियन के जो सोना था अमेरिकन बैंक में पड़ा था न्यूयॉर्क में, सारा उसने विड्रॉ कर लिया। तो बड़े सख्त डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं ऑन दिस ये जो गल्फ वॉर हुई है ईरान के साथ जंग, बिकॉज वो सब ये समझते हैं, अमेरिका के अंदर लोग हैं वो कहते हैं हमारी जंग नहीं है भाई, हमारा ईरान के साथ क्या दुश्मनी है, हम तो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के वो मसला हल कर रहे थे आज से 40 दिन पहले न्यूक्लियर मामला ईरान के साथ। तो सडनली अगले दिन आपने जरा हमला कर दिया और हमारे इतनी बॉडी बैग जो है वो आने शुरू हो गए मिडिल ईस्ट से, जिसको बड़ी बुरी तरह कोशिश की जा रही है कि उसको छुपाया जाए। तो मिडिल ईस्ट की जो बॉडी बैग, अमेरिकन वेरी सेंसिटिव बॉडी बैग भी याद रखें। तो लिहाजा मैं नजर में ट्रंप आइसोलेट हो गया, अमेरिका स्टफ ओवरऑल ग्लोबल इन द कमिटी ऑफ नेशन वो आइसोलेट हो गया। तो उसका यही था कि भाई और फिर जो उनके जो नुकसानात हुए अमेरिकन बेसिस के ऊपर इक्विपमेंट के तो वो तो एक किस्म का समझे कि पाकिस्तान से भीख मांगी है उसने फेस सेविंग एग्जिट के लिए। सही। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, खासतौर पे जीसीसी और फिर कुवैत, बहरीन और ये जो यूएई है, फिर कतर है, इन ममालिक पे और फिर आपस में सऊदी अरब के साथ इनके ताल्लुकात आपसी कैसे नजर आते हैं आपको? फिर पाकिस्तान के साथ इनके जो रिलेशनशिप्स हैं बायलैटरल, खासतौर पे यूएई के साथ, वो इस जंग के बाद क्या उनका मुस्तकबिल है? मैं पहले यूएई की बात कर लूं। यूएई ने एक बड़ा नेगेटिव किरदार अदा किया। कल जब लेबनान पे हमले हुए तो वो इसराइल ने जो किए, तो यूएई ने क्या किए, यूएई ने जनाब ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक किए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये कोई एक्सेप्टेबल है? फिर ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया यूएई के ऊपर, तो यूएई भी आइसोलेट होकर रह गया गल्फ के अंदर भी, मुस्लिम कम्युनिटी में भी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल का बगल बच्चा बनता जा रहा है ये गल्फ के अंदर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी अदर मुस्लिम स्टेट्स। तो मैं समझता हूँ यूएई भी आइसोलेट हुआ है, उसको भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। और बाकी जो ममालिक हैं, अगर ये आइसोलेट हुआ है, लेकिन जिस ब्लॉक पे यूएई जा रहा है वो इजराइल, इंडिया, यूएई, आपको लगता है कि ये एक आपसी मफाहमत और एक नया ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है? जनाब आज से चंद दिन पहले क्या, क्योंकि काफी दिन से मैं ये कह रहा हूँ, शायद मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने ये कहा था कि जो रियल एक्सेस, जो इविल एक्सेस है जो इमर्ज हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो इसराइल है, यूएई है और इंडिया है। क्योंकि यूएई जो है अब इसराइली पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन सर मैं फारूक साहब, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि देखें इंडिया और इजराइल इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन यूएई वी हैव पीपल टू पीपल रिलेशंस, हम जॉब्स भी कर रहे हैं, रेमिटेंसेस का ताल्लुक भी है, फिर उनकी इकोनॉमी हमारी, यानी वी आर फार मोर, यानी इजराइल और इंडिया के मुकाबले में इट इज अ वेरी फार रीचिंग और इन फार डिफरेंट रिलेशनशिप। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान? देखिए वो आपकी बात सही है। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अब जिस तरह यूएई की आइसोलेशन हुई है यूएई की, और जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात में सर्द मोरी आई है और बाकी गल्फ स्टेट्स में, तो शायद यूएई भी रियलाइज करे कि अगर मैं इसराइल की पॉलिसीज को करूंगा तो फिर आगे प्रमोट,
और इसराइल को यूएई में एक बड़ा मुसाद को इतना अड्डा दिया जाएगा उनकी एक्टिविटीज को, तो फिर ये तो मुसलमान ममालिक के साथ आई कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कितने लाखों पाकिस्तानी यूएई में काम कर रहे हैं और वहाँ पे अरबों डॉलर हर साल रेमिटेंसेस भी आती हैं, लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है कि जब ये मामला सेटल आउट होगा तो फिर यूएई और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी खुल के आमने सामने बैठ के गिले शिकवे होंगे, बड़ी बातें होंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ये आपको कब लगता है मुतवक्का है, क्योंकि अभी तो एज ए स्पॉइलर किरदार अदा हो रहा है, ये आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर ये बैठेंगे साथ, मुमकिन तौर पे डायलॉग डिप्लोमेसी विल प्रिवेल, या ये मामला और बढ़ेगा आगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ, पाकिस्तान के इंटरेस्ट है जो हमारे वर्कर्स हैं और रेमिटेंसेस है, और एक बड़े हमारे तो रोहिंग्या खान के दौर से जब से यूएई आ रहे हैं, पिछले 4-5 दहाइयों से रोहिंग्या खान में वो आते हैं शिकार के लिए, उनके वो बादशाह उनके शहजादे आते हैं वहां पर, तो हमने तो हमेशा कभी सोचा नहीं था कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान कभी कोई ताल्लुकात में खराबी आएगी, लेकिन ये इसराइली फैक्टर की वजह से अब आप देख लें मामला तो ये हो गया। अच्छा, लेकिन ये सर क्योंकि आपको लगता है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे आवाम पर आना शुरू हो गया है, या क्योंकि कुछ इत्तलात हैं ऑन सोशल मीडिया, आपकी भी नज़रों से गुजरी होंगी, क्या वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्या आपको मुतवक्का लगता है क्या होगा? देखिए, आज एक लीडिंग एंकर है जिनके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था चैनल 89 पे, उन्होंने कहा कि ये 2 जहाज भर के आए हैं, रिपोर्टेडली 2 जहाज भर के आए हैं जो इसमें लोगों को उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तानी को। नंबर 2 पे खबरें ये आ रही कि वो जो गोल्ड वीजा वाले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान से, चलो जेन्युइन भी हो या लूटा वो माल भी हो, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वहां पे दुबई में, उनको भी उनके गोल्डन वीजे जो है वो भी खत्म किए जा रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऑलमोस्ट $400 बिलियन तकरीबन जो पाकिस्तान से मनी पाकिस्तान से बाहर गया, और खासतौर पर यूएई में जो लगा है, तो क्या होगा उस पैसे का जो यहाँ से गया इलीगली, लीगली, सोर्स ऑफ इनकम पता है नहीं पता है? बड़े एसेट्स बने वहां पे पाकिस्तानियों के। बिल्कुल, देखे ना, ये तो ओवरनाइट ही हो रहा है कि ये तो 2-3 दहाइयों से ये काम हो रहा है कि पाकिस्तान से अरबों खरबों रुपए जो है यहाँ से, मैंने जिसको कहा, या लूटा हुआ पैसा या जेन्युइन पैसा या जो भी है पाकिस्तान से हम वहाँ पे यूएई में गया, वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ रियल एस्टेट में। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए यूएई, अब फिर हमने कुछ ऐसी वीडियो भी अभी देखी है जिसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं अपना दुबई से कि जनाब हम लोगों को बुलाया जा रहा है, इमिग्रेशन वालों ने हमें अरेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमें वो डिपोर्ट कर रहे हैं वहां से। तो भाई वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कुछ ना कुछ तो है ना जो इस किस्म की खबरें दाएं बाएं आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई ऐसा सरकारी बयान इसके बारे में नहीं आया। ऑफिशियली तो कहीं से भी वर्ड नहीं है ना, वहां से भी वर्ड नहीं है, यहाँ से भी वर्ड नहीं है ऑफिशियली। ये जो कुछ है ये सोशल मीडिया पर है और वी डोंट नो कि इसकी क्या स्पेकुलेशन कितनी है और रियलिटी कितनी है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कुछ ना कुछ है जरूर, कुछ ना कुछ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्योंकि पाकिस्तान बिजी है ये तमाम मुज़ाकरात में अगले 15-20 दिन में, बट आई एम श्योर बिहाइंड द सीन देखिए हमारे बड़े टॉप लोग पाकिस्तानी, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, जिनके महलात है वहां पे दुबई में, ठीक है ना, जो उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं यूएई रॉयल फैमिली के साथ, आई एम श्योर को वो इस वक्त एक बैक चैनल उन्होंने कर लिया होगा अपना विद द यूएई लीडरशिप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप है विद यूएई इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, इट इज बेसिकली विन-विन सिचुएशन या लूज-लूज सिचुएशन फॉर बोथ, यानी अगर ये ताल्लुक खराब होता है तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, उनका भी नुकसान है। मैं यही तो बता रहा हूँ भाई, उनका तो ऑलरेडी नुकसान अभी तो हो गया कि वहां पे जितने बड़े इन्वेस्टर थे वो सारे चले गए, ठीक है, वो छोड़ के चले गए वहां पे। आप खबरें नहीं पढ़ रहे, रियल एस्टेट क्रैश कर गया वहां पे और वो एक बड़ा मशहूर किसी ने कहा था कि किसी दरख्त से जब परिंदे जो है वो चले जाए तो फिर वापस आना इतनी आसानी से नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इस वक्त लोगों का जो कॉन्फिडेंस है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बेशक कीमतें वहां पे क्रैश कर दी हैं तो वो रिकवर होने में बड़ा टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होने लगा रिकवरी, याद रखें। तो यूएई को भी पता है वो फंस गए हैं, तो दे हैव नो चॉइस, दे हैव नो ऑप्शन बट टू कम टू टर्म्स विद पाकिस्तान। ठीक है, $3.5 अरब मांगे, हम दे देंगे भाई, ले लो वापस। सही, और ये दे के हमने वाकई में अपनी क्रेडिबिलिटी भी ग्लोबली भी इस्टेब्लिश किया कि हमने पैसा वापस भी किया। सर ये बताएं कि जो मेन टॉकिंग पॉइंट्स हैं और जो खास तौर पे जो मेन अगर हर्डल्स होंगे खास तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मुताल्लिक मुझे बताएं, क्या आपको लगता है उसका लाइकली, क्या आपको वर्केबल सोल्यूशन नजर आता है जिसपे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं दिल एग्री? मेरे ख्याल एक मिडिल सोल्यूशन होगा जिसमें ओमान को और ऑपोजिट साइड पे ईरान, इनको वैसा जो बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं
उनको इजाजत दे दी जाएगी टोल टैक्स के लिए। देखो ना इजिप्ट जो है, इजिप्ट भी अपना विल द यूएस एग्री टू दिस सर? इस पे एग्री कर जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं इस तरह की इसके तजाद में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए अमेरिका बैठा हुआ 10,000 आदमी दूर, उनका नए हुकूमत से क्या ताल्लुक है? ये तो एक जो रीजनल कंट्रीज है उनके, ये तो उनकी वाटरवे है। अच्छा, तो आपको लगता है कि लाइकली विद द टूल टैक्स ये इस पे एग्रीमेंट मिडिल ग्राउंड ये होगा? हाँ, मिडिल ग्राउंड होगा बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि वो कहेंगे जी वो यूनाइटेड नेशन आके टोल टैक्स लेगा, या अमेरिका या जिस वक्त उसने कहा था कि मैं वो जो बादशाह होगा अपना जो नेक्स्ट लीडर होगा ईरान का, हम दोनों मिलकर टोल टैक्स जो है वो लगाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मस पे। मेरा नहीं ख्याल है कि ईरान इस पे एग्री करेगा। और पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान नेवी का किरदार आपको लगता है इसमें कुछ होगा इसकी एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर और अब इसकी इंश्योर करने के लिए? पाकिस्तान नेवी में तो देखिए सबसे पहले जो नेवी वहां पे गई थी, देखिए आजकल की जो पाकिस्तान नेवी है ये वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले थी या 10 साल पहले। इट इज डिफरेंट वेरी, इसको क्या कहते हैं, लेटेस्ट स्टेट ऑफ देयर इक्विपमेंट, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, नेवल एविएशन, और क्या कुछ नहीं जो मैं बता सकूं। तो हमारी तो नेवी की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अपना अरेबियन सी में, और हम तो वो दूर जाके वहां पे साउथ अफ्रीका तक तो हमारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती हैं। और अभी आपने देखा पाकिस्तान नेवी वॉज द फर्स्ट नेवी जो कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मस का जो इलाका है यहाँ पे गई थी शिप्स को सपोर्ट करने के लिए कमिंग टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस जो है इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लेवल एंड वेरी क्रेडिबल। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं भाई। अब तो वो आपने खबर सुनी होगी 2 दिन पहले, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसे तो नहीं खबरें आई हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर टैंकर्स, एयर रिफ्यूलर, एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स वो जनाब घूम रहे हैं ये गल्फ के खास एरिया में फॉर द प्रोटेक्शन और सऊदी अरेबिया एयर डिफेंस के लिए। कुछ ना कुछ तो है ना भाई। तुम पाकिस्तान की नेवी हो, एयर हो भाई, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ, ये याद रखें आप। और तो अच्छा, ये जो अभी हम जिस सिचुएशन में है, जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि ईरान की तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और वो यकीनी तौर पे क्यों है? क्योंकि अभी जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है जो ईरान के साथ हुआ है। अच्छा, उस ट्रस्ट डेफिसिट, उस गैप को दूर करने में पाकिस्तान तो है ऑन द फ्रंट, जो फ्रंट फेस और फेस ऑफ इट है, लेकिन और कौन से, चाइना, रशिया, कौन कौन से ममालिक हैं जो इस ट्रस्ट डेफिसिट को और इस गैप को ब्रिज करने में एक किरदार अदा कर रहे हैं? फारूक हमीद साहब। नहीं देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट किन के दरमियान, सॉरी मैं बोलूं कि ईरानियंस को ट्रस्ट डेफिसिट है ना, कि अमेरिका और इजराइल क्या वो पीस चाहते हैं या नहीं चाहते? इस गैप को ब्रिज करने में कौन कौन से ममालिक मुतहरिक है पाकिस्तान के अलावा? देखो बिल्कुल चीन तो बिल्कुल मुताबिक है। आपने तो देखा नहीं कि सारदार साहब सीधा गए वहां पे, वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को मिलके आए 4 दिन पहले, उनको ऑन बोर्ड लिया। रशियन ने इस पीस अकॉर्ड को सपोर्ट किया है। रशियन की बड़ी स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस है वहां पे, और मतलब इस हद तक बात हुई है कि खबर दी जा रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल जो है वो ट्रांसफर किए हैं ईरान के दिफा में, कि अगर हो तो ईरान पर यूज करे 500 मिसाइल। खबरें हैं, लेकिन बात यह है कि ओवरऑल मैं फिर बात कह रहा हूँ, अमेरिका और इसराइल बुरी तरह आइसोलेट हो गए कि सुपर पावर भी उनके साथ नहीं है, नेटो भी उनके साथ नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ नहीं है, तो फिर है कौन उनके साथ? हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको अच्छा, मैं जब आप ये लफ्ज कहते हैं ना फारूक साहब, आइसोलेट हो गए, तो मेरे जहन में वो फिर आता है कि हम किस तरह हमें आइसोलेट करने के लिए पूरा एक साजिशी, एक मुनज़्ज़म साजिश घड़ी गई थी। उसमें फैटिव भी था, फिर उसमें बाकायदा पूरा एक स्केल ऑफ में मुख्तलिफ टेयर्स थे जिस जरिए हमें आइसोलेट करने की कोशिश थी। वो सिर्फ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं थी, वो इकोनॉमिक आइसोलेशन भी थी। IMF को भी, यानी इंडिया ने बाकायदा IMF को लिखा कि हमारा प्रोग्राम मुअत्तल कर दें, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। और तो वो आइसोलेट का जब लफ्ज कहते हैं तो इट ऑल कम्स इन, एकदम फ्लैशबैक की तरह आ जाता है दिमाग में कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। नहीं, यू आर राइट। SATF ने हमें कितना रिलीज किया, रगड़ा किया पिछले 3-4 साल। याद है आपको? 4-5 साल SATF ने रगड़ा किया। बड़ी मुश्किल से हमें GSP प्लस मिला, क्योंकि इंडियन जो थे वो उस वक्त की जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनके साथ, उनको हैंड इन ग्लव थे। आपको मालूम नहीं है कि बाइडन तो साहब तो जाते जाते 1 महीना पहले भी हमारे कोई इदारों के ऊपर जो है, जो टेक्नोलॉजी वाले इदारे हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लग गई थी। तो ये तो अमेरिका तो, ये तो फिर मैं बात करूंगा कि ये जो हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्र अदा करना चाहिए जो उन्होंने वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और फिर वो मार के हक, और फिर हमने खूब उनको फैंसी लगाई पिछले साल, जिसके बाद हालात बिल्कुल बदल गए। दुनिया का नहीं भाई और
फिर अभी अफगान तालिबान के साथ जो हमने किया 4 हफ्ते, they've come to the senses now. अच्छा, आपने अभी हमने एक ट्वीट अभी शेयर किया था कांग्रेस के एक रहनुमा का, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जेडी वैंस जो अभी पाकिस्तान आए हैं निकले थे, तो उसका उन्होंने साउंड बाइट जो था वो शेयर किया हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा, इट्स ह्यूमिलेटिंग व्हाइल जेडी वैंस फ्लाइज टू पाकिस्तान फॉर हाई स्टेक्स ईरान पीस टॉक्स, आवर विश्व गुरु मोदी इज बिजी विद फोटो ऑप्स एंड साइलेंस, पाकिस्तान होस्ट ग्लोबल पावर्स एंड मीडिएट्स, but India under Modi is sidelined, isolated and irrelevant. Where is our strategic autonomy, total foreign policy failure? तो सर ये कहां से कहां आ गए, और ये उनके अपने लोग लिखना शुरू हो गए उनके बारे में। भाई उनके अपना मीडिया जो वो इतने चीखें मार रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई, और ये सब काम हुआ है मोदी के जो डाउनफॉल आया है, खास ये पिछले साल से आया है। ट्रम्प ने 60 मरतबा कह दिया तुम्हारे 9 जहाज गिराए, कभी 10 कहता 10 जहाज गिराए। एक तो ट्रम्प ने अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी की तबीयत बड़ी साफ की, और साइकोलॉजिकली उसने बड़ा प्ले किया अगेंस्ट इंडियन। उसका अपने ठीक है इंटरेस्ट होंगे, बिजनेस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो एक अलग बात है। लेकिन द पॉइंट है कि यस, मार के हक के बाद इंडियंस फील वेरी वेरी आइसोलेटेड। उनके जो उन्होंने इमेज बनाया था कि जी वी आर दी मेन। अच्छा, आपने नाम बड़ा खूब दिया सर, ये मार का हक और मार का अमन, ये बड़ा दोनों इस्तिलाह जो है इस वक्त आपस में इनमें मासलत भी नजर आती है, और एग्जैक्टली दोनों ने हमें बड़ा एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिया, एक पूरा एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में टर्न अराउंड कर दिया बिल्कुल हमारा मामला। तो प्यार भाई, मैंने तो अभी पोस्ट ली है कि लगाई है कि अल्लाह खैर करे, कल ये इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड इनिशियल फेज साइन भी हो जाए, उसके बाद भी इंशाल्लाह जरूर होगा। तो मैंने तो पोस्ट लगाई है, जाके देख ले, वायरल हुई है। वो जो सिटी ऑफ पीस लिखा है आपने, वो इस्लामाबाद सिटी ऑफ पीस। हाँ, मैंने कहा था पहले से इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, जब आप जाते थे ना तो 0 पॉइंट में ये लिखा होता था इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल। अब लिखना चाहिए इस्लामाबाद सिटी ऑफ पीस, ये होना चाहिए अब व्हेन यू एंटर इस्लामाबाद। नहीं, लेकिन सर इसमें थोड़ा सा जो अंदर से खदशात, जो स्पॉइलर वाली जो हमने बात शुरू में की थी, मतलब अब सवाल यही है कि अगर यहाँ पे कुछ या तो ये जो एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है ये लॉन्ग टर्म नहीं बनता, ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट जो है इट नॉट प्रिवेल्स, तो क्या हमारे लिए कोई लूजिंग, हमारे लिए विन विन है उस सूरत में भी, या वी विल बी ऑन द लूजिंग साइड अगर ये नहीं प्रिवेल करता पीस? तो लूजिंग साइड पे तो शायद पूरी दुनिया होगी, लेकिन हमारे लिए ज्यादा नुकसान तो नहीं है कि हमारा ज्यादा लेवरेज हो गया इसमें? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लूजिंग साइड, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जंग दोबारा शुरू हो जाती है और अमेरिका खौफनाक तरीके से ईरान के ऊपर उसके खिलाफ हमले करता है, जिस तरह से ट्रम्प ने थ्रेटन किया था कि आप इस सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, तो ईरान की सिक्योरिटी, ईरान की स्टेबिलिटी, ईरान की सलामत पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है, ये याद रखिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वन ऑफ द मेन टॉकिंग पॉइंट्स जो है वो है ईरान पे सैंक्शन लिफ्ट करना। अगर ईरान पे सैंक्शन लिफ्ट हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? जो चीज हमारी 2 दहाइयों से रुकी हुई है, मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो फिर जनाब देयर बी नो सैंक्शन, वो हमारा एनर्जी का मामला जो है आप देखें, इट विल बी ए गेम चेंजर। तो इसलिए ये हमारे इंटरेस्ट में भी है ये पीस अकॉर्ड हो, बिकॉज हमारे इकोनॉमिक रिकवरी, हमारे इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो है और प्रोग्रेस जो है वो लिंक्ड अप है। अगर ईरान का मामला जो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कौन अमन कराएगा भाई? वो सवाल मुझे बार बार हॉन्ट करता है। नहीं, आप जब इजराइल के साथ अमन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो मेरे ख्याल है वहीं क्लैश हो जाता है। वो मेरे ख्याल वो चाहते ही नहीं अमन हो ना, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि अमन हो। बिल्कुल। और आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या फैंटी लगाई जा रही है। इसराइल की गवर्नमेंट ने कह दिया कि जनाब ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है इनके डिफेंस मिनिस्टर, वो अच्छा वो ट्वीट पे मैं आने लगा था वो ख्वाजा आसिफ साहब की, वो ट्वीट डिलीट नहीं है, वो तो उनके फेसबुक पे भी है। मैं सुना ग्रॉक ये कहता है कि वो उस वक्त एक्स ने डाउन कर दिया, लेकिन वो कितना वो ओपनली उन्होंने इस वक्त एडवोकेट किया है जो कॉज है अगेंस्ट ज़ायनिज़्म, किस तरह से उन्होंने, और इससे पहले भी करते रहे। ख्वाजा साहब हैज बीन द मोस्ट वोकल पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो। देखिए जी, बात ये कि कई दफा ख्वाजा आसिफ साहब भी वो लूज स्टेटमेंट सियासत और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कर जाते हैं, लेकिन चलो वो और बात है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो बात की है, इट रिफ्लेक्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द 25 करोड़ पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनके प्राइम मिनिस्टर तक कुछ चीखें निकली हैं उसके बाद, आप देखें उनकी तो एक ट्वीट में आग लगा दी इसराइल में। उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपने देखा ना क्या उन्होंने पोस्ट जारी की। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जब वहां पे बातचीत हो रही है तो इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना पोस्ट क्यों लगाई गई है? फिर पूरी मुसलमान कौम, पाकिस्तानी कौम पढ़ गई उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने लाखों मुसलमानों का नस्लकशी की, सीरिया में, लेबनान में, हिजबुल्लाह, अभी फिर ईरान में, उसके बाद अभी आप फिर और गजा में।
तो आप समझते हैं, और आपने कानून पास कर दिया कि जनाब जो फलस्तीनी है उनको हम कैदी जो है उनको सजाए मौत देंगे, फांसी देंगे, तो तुम समझते हो कि हम तुम्हारे कसीदे गाएंगे यहाँ पे? सही। अच्छा, ये इस पे फारूक साहब, आपने भी हमें इंडिया का जिक्र किया, हमने बार बार इस खदशे का इजहार किया कि एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है वहाँ से। 2 या 3 आइसोलेटेड से इंसिडेंट हुए जो इतने रेलिवेंट नहीं भी थे, बीजेपी के किसी ऑफिस पे बाहर हो गया एक आध उन्होंने कोशिश की फॉल्स फ्लैग करने की, लेकिन वो उतना उसका जो मैग्नीट्यूड था इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब इस टाइमलाइन में जब हम बात कर रहे हैं, अब तो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हो भी रही हैं और मटीरियलाइज भी हो रही हैं, इवेंचुअली लोग आना भी शुरू हो गए हैं और इन द एंड इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम ईस्टर्न बॉर्डर, खासतौर पर कोई फॉल्स फ्लैग या कोई ऐसी मिस एडवेंचर या कुछ आपको लगता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और कमिंग डेज? याद रखें, मोदी और नेतन्याहू एक ही नस्ल के लोग हैं। उनका माइंडसेट क्या है? मुसलमानों को एलिमिनेट करो, एक्सटर्मिनेट करो। तो लिहाजा ये आप याद रखें, वो कोई आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन नंबर 1 है। और एनी टाइम वो आपको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर तो नहीं, मैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी वो अपना मिलिट्री एक्टिविटी कर सकते हैं। फौजें तो उन्होंने जमा की हुई है एक्सरसाइज के चक्कर में। सो यू कांट ट्रस्ट मोदी भाई, वो आपका दुश्मन है, याद रखें। तो ये जो मिलिट्री पावर में पाकिस्तान ने तरक्की की है इन द लास्ट 2 डेकेड, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल जारी रखना चाहिए। J-35 क्या, J-55 आए, उनको भी डर करो। मैं बड़ी अच्छी आज खबर देख रहा था कि चाइना के जो एवैक्स हैं, एयरबोर्न वार्निंग एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, उनको भी अब हम एक्वायर कर रहे हैं। तो ये मनी बीइंग स्पेंट इज वेल स्पेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा उस पर आना चाहता, टेक्टिकल वॉरफेयर जो खासतौर पे जो बिलखुसूस जो वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, एक परसेप्शन भी वेपन मार्केट में खासतौर पर मई 2025 के बाद चीनी हथियार और चीनी एयरक्राफ्ट्स का पॉजिटिव हुआ, लेकिन इस हालिया जंग के बाद ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल जो एक कॉन्सेप्ट था कि यूएस बेसिकली जो है वो उस इंडिस्पेंसिबल है कि उसको कुछ नहीं कोई कर सकता, उसका असला जो इस वक्त है वो आला मेयार का है, वो मार्केट्स में क्या फर्क पड़ा है, क्या परसेप्शन पे क्या हिट लगा है फारूक साहब? पास चाइनीज टेक्नोलॉजी है जो हमने की थी आज से 2-3 दहाई पहले। हमारा तो कंटिन्यूस प्रोग्राम चलता ना चाइनीज के साथ, और फिर हमारी एक्सपर्टीज है ओवर द ईयर। J-17, J-10, अब J-35 आ रहे हैं पाकिस्तान में एयरफोर्स के पास, और हमने उनके रेडार सिस्टम और मिसाइल और क्या कुछ नहीं, हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन भी की है। और ड्रोन्स के वाले से भी कितने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह, ये तमाम चीजें। तो ईरान को चीन ने बड़ी मदद की है मेरा ख्याल है इन द लास्ट, ये खासकर पिछले साल की जंग के बाद, शायद उससे पहले भी। तभी तो आप देखें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान जो है वो कितना आगे हो गया कि उनके अभी भी 60% मिसाइल जो है इन्वेंट्री में मौजूद है और प्रोडक्शन की जारी है। ड्रोन्स भी उनके पता नहीं। वो उन्होंने जब कहा ना, वो सीज फायर का जब बात हो रही थी कि नहीं भी होती तो हमें 15,000 मिसाइल अभी पड़े हुए हैं, पता नहीं 40,000 ड्रोन्स पड़े हुए हैं, और स्टेटमेंट जारी की थी उन्होंने, अपनी स्टॉक पोजीशन बताई थी। एक बात बता दूं जी, कभी अमेरिका सोच सकता था कि उसका F-35 गिराएगा और वो भी ईरान गिराएगा, जिसके बाद अपनी एयरफोर्स ही नहीं है। F-16, F-18, F-15, तो वो किसी की मदद से गिरे ना, फिर इसका मतलब तो बिल्कुल ठीक है ना। अगर इसराइल को अमेरिका मदद दे रहा है ईरान को मारने के लिए, तो चीन क्यों नहीं ईरान की मदद कर सकता इसराइल को मारने के लिए? भाई, पाकिस्तान क्यों नहीं ईरान की मदद कर सकता इनको मारने के लिए? पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए। एंड आई होप कि पाकिस्तान का और ईरान का भी। आपने वो फुटेजेस देखे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी शेयर किए ईरान के? उन्होंने उर्दू में ट्वीट्स भी की, पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा, फिर उसके बाद वहाँ की आवाम ने जो पाकिस्तान के झंडे लेके पाकिस्तान की आवाम का इजहार तशक्कुर किया, पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर किया। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, वो खासतौर पर फुटेजेस में आप जज्बात देखें पाकिस्तान के लिए लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडियंस की तो, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, इंडियंस की तो माँ मर गई है भाई, कि वो देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या वो छा गए थे चाह बहार में, क्या वो उनके बंदे बैठ गए थे, मोसाद के एजेंट थे सारे इंडियन वहाँ पे, उनको उठा के बाहर मारा ईरानियन ने वहाँ पे, उनका गेट आउट ऑफ ईरान। जो आप बैठते हो मोसाद की एजेंटी करें और आप हमारे जो लीडर लेकिन इंडियंस ने तो पहले तो जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दी बड़ी अब्यूजिवली उसने इसको रिडिक्यूल किया पाकिस्तान के स्टैंड्स को और किरदार को सालसी के, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर उसको जब ये डील हुई, इनिशिएटेड सेटलमेंट इनिशियल हुआ, तो उन्होंने उस पर फिर 5-6 लाइनों की एक प्रेस रिलीज जारी की, उस पर उन्होंने वेलकम भी किया इसको। तो यानी पहले उन्होंने बड़ा जिसे कहते हैं थूक के चाटने वाले हरकत की है इस दफा इंडिया ने जो की। देखें, वो इस वजह यह है कि बिकॉज वो देख रहे हैं कि जो हमारे अज़ाइम थे पाकिस्तान के हवाले से, वो अज़ाइम अब पूरे नहीं हो सकते।
क्योंकि जो हम चाहते थे अब करेंगे इसराइल के साथ मिलके या यूएई के साथ मिलके बलूचिस्तान में या अफगानिस्तान से वाया अफगानिस्तान इन केपी, वो मामला तो खत्म हो गया, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट की और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लिए ठीक ठाक 4 हफ्ते, तो इंडियन तो वो तो एक और क्या उसको बोलते हैं मार्का हक हो गया इस बात। ये जो 4 हफ्ते इसकी तो ज्यादा लोग बातें नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ तो ये, और हम एक 1.5 साल से कहते हैं कि भाई हम क्यों इन चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं। वो लश्कर से लश्कर आते हैं, तश्कीलें आती हैं, और भाई मारो, एक दफा खुल के मारो, प्रोजेक्ट योर एयर पावर, प्रोजेक्ट योर ग्राउंड पावर, एंड ताकि एक दफा दी अफगान तालिबान कम टू द सेंसेस। ये हुआ ना, अब आ गए ना, अब जमीन पे आ गए ना, वो दिमाग सीधा हो गया उनका। और अब तो वो उस हवाले से अभी फिलहाल तो खामोशी है, फिर हम कह सकते हैं कि एक सीज फायर ही है वहाँ पे भी, जो स्टेटस को मेंटेन नहीं, है, वो उसकी वजह जो रमजान में हुई थी आखिरी इतना हमने उनको इतना हिट किया है, इतनी तबाही वहाँ पे हुई है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके कमांड सेंटर, उनके एमुनिशन डेपोज, उनके दहशतगर्द ग्रुपों के अपने जो सारे बेसेस हैं, कि ओवरनाइट तो रिकवरी तो नहीं हो सकती ना। हालांकि वो सारे, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो इंडियंस के गोद में जाके बैठ गए, वो छोड़ेंगे नहीं, वो फिर भी जो बदमाशी जो है वो करेंगे कुछ अर्से के बाद, ये याद रखना। नहीं तो वो उसको एज अ ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे, मोसाद और रॉ, और फिर अफगानिस्तान की वो सब मिलके वहां से फिर पाकिस्तान के अंदर जो वो करते हैं दहशतगर्दी के वाकयात, जो इंसिडेंट्स टेररिज्म के, वो सब करने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये ना समझे कि वो बिल्कुल चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन सर ये उम्मीद है कि हमने उनकी कैपेसिटी काफी हद तक डिमिनिश कर दी है जो रीसेंट अटैक्स। तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, ईरान ने इसराइल की कैपेसिटी कितनी डिमिनिश की है, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और ये दहशतगर्द ग्रुपों की, और इंडियन और इसराइल के जो नेक्सस है अफगान तालिबान के साथ, उसको कितनी बुरी तरह हिट किया है। कैपेसिटी तो बिल्कुल उनकी डिग्रेड हुई है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। मतलब लेकिन ये है कि अब उम्मीद रखते हैं कब तक ये जो इस्लामाबाद टॉक्स है इनका रिजल्ट आ जाए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब तक आपको लगता है फारूकी साहब? देखिए, कल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपस में पहले स्टाफ वर्क हो चुका हुआ है, एट दी लिटिल लोअर लेवल ये तमाम बातें सॉर्ट आउट हो चुकी है। ये नहीं कि कल वो बैठेंगे आमने सामने, उस कागज वो भी खोलेंगे, फिर वो भी ईरान भी अपना कागज खोलेगा, डिमांड 8-10, अमेरिका अपनी 15, फिर एक एक पे शिक पर शिक बात होगी। मेरा ख्याल है नहीं, शिक पर शिक जो है सारी बातें, और एक मिडिल ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड मेरा ख्याल स्ट्राइक कर लिया गया है। ये कल जो होगा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। फारूकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी डिटेल में, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।